क्या हाल है साथियों, मैं विकास उमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। 10 अगस्त में आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश भाषाओं में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, जो टेलीग्राम चैनल हमारा फ्री वाला, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस पर आपको याली PDF और MCQ PDF और कई सारी जानकारी मिल जाती हैं। हमारे जो पेड ग्रुप चल रहे हैं वो 9650347272 से आप पर कॉल करके या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। UPSC और UP PCS के लिए है बिल्कुल। और यहाँ पर आई बटन दे रखा है जिसमें हम लोग ने ये बताया है कि किस तरीके से हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन लाइव दिखाया हुआ उसमें, ठीक। कोई भी खुद से बनाए हुए मैसेजेस या फिर मार्केटिंग फेक नहीं है, करते हैं हम लोग। ट्रस्ट जो है वही सबसे बड़ी हमारी जो है कैरेक्टर है, ठीक। हमारे जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, UPSC UPPSC VPSC और 10 स्टेट PC एग्जामिनेशन में, वो है ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखो, भारत में सौर ऊर्जा जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी का टाइप है, ठीक, जो कि एक अक्षय ऊर्जा होती है। तो सौर ऊर्जा का हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा भी था कि 50% 2000 या 500 गीगावाट जो है हमारा 500 गीगावाट 2030 तक हमें जो है अपना रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बनाना है, ठीक है। उसमें 280 तो खाली सोलर एनर्जी का ही है, सोलर एनर्जी के थ्रू बनाना है। अब सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा तो है, लेकिन उसको कैप्चर करने के लिए पैनल्स देख रहे हो आप, इस पैनल्स में लगते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स, ठीक, जो कि सौर ऊर्जा को कैप्चर करके उस एनर्जी को फिर कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे उसमें, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है कि फोटोवोल्टाइक सेल जो है ना हमारे यहाँ, वो बनते नहीं है, मतलब हम ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं, ठीक। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं कि हम सोलर वोल्टाइक सेल जो है अपने ही बनाकर जो डिमांड है उसको हम लोग पूरी कर पाएँ, ठीक। सप्लाई इतनी नहीं है, इंपोर्ट से ही सप्लाई हमारी पूरी हो पाती। तो ये एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज है हमारा, जो ग्रीन टारगेट्स हैं, ठीक, उसके लिए। तो हमें मतलब फोटोवोल्टाइक सेल पे थोड़ा इंपोर्ट कम या फिर आत्मनिर्भरता जो है बनानी पड़ेगी, इस पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। तो कभी पूछा आता है आप लोग से, क्रिटिकली एनालाइज करिए कि पंचामृत, ये मैंने क्वेश्चन दिया भी था अभी मेंस के जो आंसर राइटिंग होती है कि पंचामृत बताइए। तो उसमें देखिए 5 हमने कहा था, जिसमें से 2 ही अभी कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। साथ ही साथ जो 2 अप्रूव किए हैं उनमें से ये फोटोवोल्टाइक और जो इम्पोर्ट वाला जो हमारा डिपेंडेंस है, ये सब भी तो चैलेंज है ना। तो इसको आपको जो है कॉन्स में लिखना चाहिए था या फिर प्रॉब्लम्स में लिखना चाहिए था। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, बिजली संशोधक विधेयक 2022। इसके बारे में हम लोग ने जो है कल परसों में करंट अफेयर में पढ़ा था। अब देखो, इसमें क्या है कि कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, ठीक। कई सारे स्टेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, अलग अलग। इसमें मेन प्रोटेस्ट का कारण है कि बिजली जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वितरण जो कंपनियां हैं, वो ज़्यादातर उसमें क्या है कि प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। अब इसमें समझिएगा, मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है उससे संबंधित, ठीक। टेलीकम्युनिकेशन में पहले जो है सिर्फ BSNL था, याद आपको सबको याद ही होगा जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो, ठीक। 90s के बाद जो भी पैदा हुए उनको तो पता ही होगा। BSNL था, MTNL था दिल्ली और मुंबई में, ठीक। तब क्या हालत थी, कितनी ज़्यादा कॉस्टिंग थी, याद है आपको, और कितना ज़्यादा जो है नेटवर्क ख़राब था, आज भी ख़राब है, ठीक। तो ये चीज़ थी आपका टेलीकम्युनिकेशन में। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन किया गया और जो है प्राइवेट प्लेयर्स को लाया गया इसमें, ठीक। और आज देखिए दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट, कॉलिंग दरें, ये सारा कुछ भारत में है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कंपटीशन, प्राइवेट प्लेयर्स के आने से हुआ था, और क्वालिटी भी काफ़ी सुधरी है, ठीक। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जो अमेंडमेंट बिल आया है 2005 में, जो संशोधन करना चाह रहा है, उसमें मेन ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, दिल्ली शहरों में तो चल रहा है ये सब, ठीक। ऑलरेडी प्राइवेटाइज्ड है वहाँ पर, ठीक। तो अब जैसे टेलीकॉम में हुआ था कि आपको एयरटेल का सिम लेना है कि जियो का सिम लेना है, वोडाफोन का लेना, उसी प्रकार से प्राइवेटाइजेशन आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में आप भी चूज़ कर पाओगे कि आपको किस वाली कंपनी का जो है कनेक्शन लेना है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। तो ये अब इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। तो वो तब भी हुआ था प्रोटेस्ट, लेकिन जो सही है, जो हमारे पास एक अच्छा एक मॉडल भी रखा हुआ है टेलीकम्युनिकेशन का, तो सही है जो चीज़, उसको होना ज़रूरी है। थोड़े बहुत प्रोटेस्ट सबको खुश नहीं किया सकता, लेकिन ये है कि जो सबके लिए सही हो लॉन्ग टर्म में, वो करना चाहिए। तो सेक्शन 42 में ये कहा गया है
कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस होगा, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनियां भी जो है सप्लाई कर पाएंगी इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक, अगर उनको लाइसेंस मिलता है। सेक्शन 14 ये कह रहा है कि प्राइवेट कंपनियां जो है अभी जो पब्लिक सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, ठीक, जो उनके द्वारा नेटवर्क बनाया गया है, जो सरकार के द्वारा नेटवर्क बनाया गया है सरकारी कंपनियों के द्वारा, उस नेटवर्क को उपयोग कर पाएंगे प्राइवेट कंपनियां और पावर सप्लाई को दक्षता जो है के साथ में, एफिशिएंसी के साथ में सप्लाई कर सकते हैं। ठीक वैसे ही है जैसा कि एयरटेल, वोडाफोन, ये सारी चीज़ें हो गई हैं हमारे टेलीकम्युनिकेशन में, वैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में करने की बात हो रही है। ठीक, अगला टॉपिक है IMEI। आप कभी मोबाइल आपका जो भी होगा उसमें आपने पीछे अगर पलट के देखा होगा उसमें कभी, तो एक नंबर होता है 15 डिजिट का, जो कि होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो ये जो मोबाइल है ना, इसका आप ये समझ लो आधार नंबर है। ठीक, थोड़ा सा मैं पैरेलली एक ऐसा एग्जांपल आसान वाला उठा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मोबाइल का भी आधार कार्ड बनने लगा है। ठीक, जैसे कि एक व्यक्ति का भारत में उसको अलग करने के लिए दूसरे से यूनिक आधार नंबर होता है, उसी प्रकार से हर मोबाइल नंबर का और हर सिम का, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूं तो हर सिम का एक अलग IMEI नंबर होता है। यानी कि अगर किसी मोबाइल फ़ोन में 2 सिम वाला है, डुअल सिम वाला फ़ोन है, तो उसके 2 IMEI नंबर होंगे, ये चीज़ समझ लेना। और उसका उपयोग क्या है कि जब भी कोई जैसे आपके पास IMEI नंबर है तो आपने उससे कॉल किया या फिर इंटरनेट से जोड़ा, ठीक, आपके पास मोबाइल है तो कॉल किया या फिर इंटरनेट से जोड़ा, तो जो है ये अंदाज लगाया जा सकता है पता कि कौन से आप नेटवर्क पे काम कर रहे हो, एयरटेल पे हो, जियो पे हो, वोडाफोन पे हो, साथ ही साथ आपकी लोकेशन क्या है। ठीक, तो ये जो है जो मोबाइल चोरी वोरी हो जाते हैं ना, तो उनको जो है उन मोबाइल फ़ोन्स को ब्लॉक करने के लिए, ठीक, उनको जो है उसको ट्रैक करने के लिए, उसके लिए IMEI नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, कई सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए भी ये नंबर काम आता है। तभी तो देखा होगा ना आपने, सिम तोड़ के फेंक देते हैं या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जब भी उस फ़ोन में, ठीक, कोई भी नेटवर्क से आप फ़ोन करोगे तो वो मोबाइल जो है आ जाएगा कि ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ है, मोबाइल सिम तोड़ने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। खैर, तो यहाँ पर जो है नेशनल कैपिटल रीजन में काफ़ी ज़्यादा ये छीना झपटी और करके मोबाइल चोरी वोरी काम हो रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, ये सब हो गए, उनके और डिपार्टमेंट टेलीकॉम के साथ मिलकर ये IMEI नंबर की मदद से जो फ़ोन चोरी वोरी हो गए उनको ब्लॉक करेंगे, ट्रैक करेंगे। 15 डिजिट का नंबर होता है ये। ठीक, और सिम जो भी आपके डुअल सिम है तो 2 IMEI नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है GS पेपर 3 में हमारा एक टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग करके। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि जो अवैध पैसा है उसको वैध बनाना, ठीक है, जो है गैर कानूनी तरीके से। तो मतलब गैर कानूनी का तरीका तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि कुछ कानून में कुछ ऐसे लूप होल्स ढूंढे जाते हैं, ठीक, जिनका उपयोग करके गैर कानूनी पैसे को, काले मनी को सफ़ेद मनी बनाया जाता है। ये है स्पेसिफिकली मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक, आप समझ में आ गया होगा। द इलीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड बाई क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट फंडिंग अपीयर्स टू हैव कम फ्रॉम ए लेजिटिमेट सोर्स। ठीक है, लेजिटिमेट सोर्स से आया ऐसा दिखने लगता है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करिए, देखो भारत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ठीक है, एक अधिनियम बनाया गया है जिसके अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने की जो है कोशिश की जाती है। ठीक, और इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए संस्था बनाई गई है जिसका नाम है प्रवर्तन निदेशालय, यानी कि ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक, तो ED इस एक्ट को इंटरप्रेट इम्प्लीमेंट करता है, तो ये हम इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कह सकते हैं, अर्ध न्यायिक संस्था या फिर निकाय बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या है। तो अगर किसी लॉ को कोई संस्था जो है इंटरप्रेट कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे कि जुडिशरी क्या करती है, लॉ को ही तो इंटरप्रेट करती है, तो उसी प्रकार से कर रही है, तो वो क्योंकि जुडिशरी का हिस्सा तो नहीं लेकिन वैसा काम कर रही है, तो तभी के लिए क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं, अर्थ न्यायिक निकाय। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी इसमें देखिए फैक्ट्स हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बताया है कि पिछले जो है 14 से लेकर 22 तक उन्होंने 47,099 करोड़ जो है 515 मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जब्त किए हैं। ठीक, तो ये बाकी फैक्ट हैं, इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें कई सारे भगौड़े भी हैं, लोन लेके भाग गए, ठीक, उनसे भी जब्त किया गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें।
ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, जिस प्रकार से ये इंडिया में काम कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, वैसे ही पूरी दुनिया में एक संस्था कौन सी है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग को रोकता है। ठीक, यही वो ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट बनाता है, जिसमें कि अभी पाकिस्तान का नाम काफ़ी टाइम चल रहा है क्योंकि टेररिज्म को फंडिंग करता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। इंडिया का इजराइल के साथ एक सेंटर बनाया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। देखिए, आप ये सोच सकते हो कि यार इजराइल के साथ में हम क्यों एक वेजिटेबल सब्जियों के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, पहले समझ लो। किसी क्षेत्र में जो है दुनिया में हो रही बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है समझते हुए उनका इम्प्लीमेंट करें, उनको कार्यान्वित करें, और वो चीज़ें हम अपने आप ही जो है उसको लागू करें और वैसे ही पाने की कोशिश करें, या फिर हम कुछ रिसर्च करके और ज़्यादा उत्पादकता, जैसे वेजिटेबल की बात हो रही तो उत्पादकता बढ़ा सके। ठीक, एक इस संदर्भ में अगर एग्जाम्पल समझें तो अब इसमें क्या है कि वेजिटेबल अगर इजराइल के साथ हम कर रहे हैं तो ये समझने वाली चीज़ है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन वाला नहीं है। ठीक, बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन वाला नहीं, लेकिन फिर भी इजराइल ने, और एक एक मतलब एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि दुनिया में, ठीक, जितने भी नोबेल प्राइज़ के वो रहे हुए हैं तो ज़्यादातर जो है इनोवेशन और इन सब में ये यहूदी और ज्यूज़ होते हैं ना, ये लोग हुए हैं। ठीक, तो दिमाग तो है इन लोग के पास। तो अब इन लोग ने यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन ना होने के बावजूद भी बहुत अच्छी जो है फसल पैदा करते हैं। एक एक पेड़ पे जो है इतनी ज़्यादा उत्पादकता होती है, इतनी जो है कई और देशों में पूरे उनसे बड़े कई क्षेत्रों में नहीं होती है। तो इसीलिए यूपी स्पेशल में भी करंट अफेयर आ जाएगा। इसमें क्या है कि चंदौली, वाराणसी के पास में एक जगह है चंदौली, वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है वेजिटेबल के क्षेत्र में, इंडिया और इजराइल के बीच में। ठीक, ये आधारशिला भी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि कृषि मंत्री, उन्होंने रखी है, और इससे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पूर्वांचल रीजन में होगा। ठीक, और देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसका मैपिंग भी कर लेते हैं इसराइल की। देखिए डेड सी है आपका, ये आपका जॉर्डन के साथ में आप बॉर्डर शेयर करता है। सऊदी अरेबिया के साथ में बॉर्डर नहीं शेयर करता है इसराइल, इजिप्ट के साथ में कर रहा है। गोलन हाइट्स ये सीरिया का है, वैसे तो अभी कब्जा रखा है इसराइल ने, ठीक है, कब्जा कर लिया है समझ लो। लेबनान है, और ये आपका ये वेस्ट बैंक है, जो ये एरिया देख रहे हो आप, ये गाजा स्ट्रिप, ये भी जो है फ़लस्तीन के दो वो एरिया है। जेरूसलम ये रहा, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 धर्मों के इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं ये। ठीक, एक एक करके बताता हूँ। इस्लाम का जो है जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं उनके मक्का मदीना के बाद जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जगह है अल अक्सा। ठीक, वो मस्जिद यहाँ पर है इनकी। दूसरी चीज़ जो यहूदी हैं, ठीक है, तो उनका एक टेम्पल था, वो खैर टूट टाट के जो है अब खाली क्या बचा है, वेस्टर्न वॉल बची है, तो उसी को ये लोग पूजते हैं, वेस्टर्न वॉल। ये यहूदी या फिर ज्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो है आपका क्रिश्चियनिटी का है, तो ये एक टेम्पल ऑफ क्राइस्ट स्पेल्चर करके एक होता है, थोड़ा सा कठिन सा शब्द है। ठीक, तो ये जो है क्रिश्चियनिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जेरूसलम में यू नो दैट कि जो आपके जीसस क्राइस्ट थे उनका जो है जन्म हुआ है, ऐसा बोला जाता है। ठीक, अगला टॉपिक है कोल रेल कॉरिडोर बाय महानदी कोल रेलवे लिमिटेड। देखो सिंपल चीज़ है, ऐसे टॉपिक इसको ऐसे समझना पड़ेगा। जो ओडिशा है, ओडिशा, ठीक, ओडिशा नहीं ओडिशा होता है अब, तो ओडिशा में महानदी रिवर का जो है बेसिन है। ठीक है, इस महानदी रिवर के बेसिन में कोयले की खदानें हैं, उसमें से कोयले की खदान है तलचेर। ठीक, तलचेर है, बाकी ओब है और सारी चीज़ें। तलचेर जो कोल फील्ड है, तो वहाँ से कोल को ले जाना लाना, उसके लिए एक जो है कोल रेलवे कॉरिडोर बना गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इससे जो है कोल जो ट्रेन है देखो आराम से एक कोयला लेके जा रही है, एक कोयला लेने जा रही है, एक लेके जा रही है, एक लेने जा रही है। ठीक है, तो ऐसे करके बना देंगे, दैट्स इट। मेन चीज़ ये है कि ज्योग्राफी समझना, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ने ये चीज़ बनाई है, दैट्स इट, नथिंग एल्स टू बी रेड इन दिस। एक बार मैप बुक में ज़रूर देखें। मैप बुक मैंने कई बार आप लोग को बताई है, फिर से बता दे रहा हूँ। एक आपको इंडिया की मैप बुक चाहिए होती है, आपका ये ऑक्सफोर्ड वाली लेनी है। ठीक, कोई पराजित नहीं है, बिल्कुल साफ बता दे रहा हूँ। जो मुझे सही लगी, मैंने खुद पढ़ी है, वही बताता हूँ। कुछ भी यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी वाली चीज़ नहीं है। और वर्ड के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आपका ओरिएंट ब्लैक स्वान। ठीक, ये दो आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप ज्योग्राफी ऑप्शनल हो आपका या ना हो। अगला टॉपिक है हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956। अब देखो
ये है बच्चा और ये है पिताजी और ये हैं माताजी, ठीक, जैसा कि प्रतीत हो रहा है फ्रॉक व्रॉक पहन के, ठीक है, कोई भी यहाँ जेंडर बाइसनेस वाली चीज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कई मदर और फादर के जो राइट्स हैं किसी बच्चे की गार्जियनशिप के, ठीक है ना, एक माता पिता के बीच में बच्चों के अभिभावक के रूप में अधिकार जो है वो सेम नहीं है। मेरी बात समझना, यहाँ पर जो ये लॉ है, अगर आप देखो ये जो लॉ है हिंदू मॉनिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, ये पिताजी की तरफ थोड़ा बायस ज़्यादा है, पक्षपात करता है। इसमें दो अगर आप सेक्शन देखो, ठीक है, दो सेक्शन देखो, पक्षपात करता है तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि माता और पिता मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, तो आर्टिकल नंबर 15 जो भेदभाव को मना करता है, ठीक, सेक्स के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, इक्वलिटी नहीं है दोनों के बीच में, बच्चे के अभिभावक यानी कि गार्जियन बनने के, तो वो भी राइट टू इक्वलिटी के भी अवहेलना उल्लंघन होता है। तो मौलिक अधिकार 14 और 15 यहाँ पर जो है वॉयलेट हो रहे हैं। तो इस पर अब देखिए दो सेक्शन है, इससे आपकी और क्लैरिटी आ जाएगी। सेक्शन 6 ये कहता है कि मान लीजिए कोई नाबालिग लड़का है, ठीक, और या फिर कोई नाबालिग लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो उस पर 6 में बोल रहा है कि द फादर इज द नेचुरल गार्जियन, प्राकृतिक रूप से अभिभावक कौन है, पिताजी हैं, और उनके बाद एंड आफ्टर हिम, मान लीजिए पिताजी की जो है डेथ वेथ हो जाती है किसी कारण वो नहीं है, तो उनके बाद फिर मदर जो है प्राकृतिक अभिभावक हैं। सेक्शन 7, तो इसमें देखो बिल्कुल साफ साफ आप समझ जाओगे कि फादर को जो है थोड़ा बायसनेस में दिखाया जा रहा है। सेक्शन 7 ये कहता है कि जो नेचुरल गार्जियनशिप है एडॉप्टेंट सन की, अब तो ये तो लड़का और लड़की इनके खुद के बेटा या बेटी थे, ठीक, अब मान लीजिए किसी ने अडॉप्ट किया किसी बच्चे को, लड़का है अगर और माइनर है, ठीक, तो उसके भी पिताजी ही जो फादर है, जो अडॉप्ट करने वाले फादर हैं, वो ही नेचुरल गार्जियनशिप माने जाएंगे, ठीक, और उनके बाद ही मदर, जो अडॉप्टिव मदर है, जो इसने गोद लिया है बच्चे को, दत्तक माता जो है, पिता के बाद ही, जो दत्तक पिता है उनके बाद मान लीजिए किसी कारणवश नहीं रहते हैं, तो दत्तक माता ही तब बनेगी वो प्राकृतिक गार्जियन, ठीक। तो ये सेक्शन 6 और 7 में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्ट में नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स कौन से इसमें आहत हो रहे हैं, कौन से उल्लंघन हो रहा है, 14 और 15, ठीक। अगला टॉपिक है हैवी रेनफॉल। देखिए इंडिया में मौसम विभाग जो है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। इसने ये बताया है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका हो रही, होने वाली भी है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी ये मतलब एरियाज़ हैं जहाँ पर कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर दोनों होती हैं, उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो जब बारिश ज़्यादा होगी तो भाई ये अगर मान लीजिए ऐसे रिवर ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे रिवर जाए तो इसकी एक कैपेसिटी है ना पानी जो है इसके अंदर रहने की। अब बारिश ज़्यादा होगी तो ये पानी बाहर आएगा तो फ्लडिंग हो सकती है, ऐसी कुछ आशंका हो रही है। तो अब ये फ्लडिंग होना, ये रिवर बेसिन है, इनको कौन देखता है, सेंट्रल वाटर कमीशन देखता है। तो उसने भी प्रेडिक्शन दिया है बेस्ड ऑन द IMD की जो मौसम विभाग की जो प्रेडिक्शन है कि गोदावरी रिवर में वाटर फ्लो होने वाला है कंथनापल्ली के आसपास, ठीक है, मतलब ओवर वाटर यहाँ पे, मतलब जो उसका नेचुरल लेवीज है उसके पार हो जाएगा, ठीक, वाटर रिवर चैनल के पार हो जाएगा, ठीक है, फ्लडिंग होने की जो मतलब आशंका है। इंद्रावती रिवर जहाँ पे जुड़ती है ना गोदावरी में, ठीक, वहाँ पर इंद्रावती गोदावरी रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरी रिवर है, ठीक, आपका परिणीता के बाद, यानी कि सबसे बड़ी इंद्रावती है, फिर जो है उससे कम पानी थोड़ा सा प्रणहिता जो है गोदावरी में पानी डालती है, सहायक नदी ये भी है, ठीक। तो ये आज आप लोग का जो होमवर्क है वो क्या है, कृष्णा रिवर, अब समझो क्या क्या देखना होता है ये बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ से उद्गमित हुई, ओरिजिन, कहाँ पे जा रही है, ठीक, बे ऑफ बंगाल में जा रही है तो पता है, लेकिन फिर भी उद्गमित कहाँ से हुई, महाबलेश्वर से हुई या फिर जो है किस हिल से हुई है, जैसा भी है, ठीक, वो बताना है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, और ट्रिब्यूटरीज भी, सहायक नदियाँ भी कौन सी लेफ्ट की कौन सी राइट की, अगर इधर जा रही है तो राइट ये होगा, अगर इधर जा रही होती तो राइट ये होता, ठीक है ना, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको जो है ट्रिब्यूटरीज जरूर देखिएगा, कौन कौन से स्टेट से होते हुए जा रही है ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक। तो कुछ ये फैक्ट्स हैं जो कि आपको करेंगे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, और
कुछ मतलब बैराज वगैरह से पानी पहले भी छोड़ा गया था, फिर छोड़ दिया गया, फ्लड वर्ड आने के काफ़ी चांसेस हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक, अगला टॉपिक है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंडेक्स आता है, सूचकांक, जिसका नाम है फूड प्राइस इंडेक्स। और इसमें देखिए मेन चीज़ ये बताई गई है कि मार्च, जब मतलब ये यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया था, तब फूड प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। और आपको पता भी है यूक्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, गेहूं का सबसे बड़ा जो है निर्यातक है। तो फूड के जो प्राइसेस थे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे दुनिया में, और ये एक बहुत बड़ा कारण बना था महंगाई के लिए भी पूरी दुनिया में, जो खाद्य मुद्रास्फीति उसके लिए। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं जुलाई वाला, तो यहाँ पे 8.5% के आसपास जो है गिरावट देखी गई प्राइसेस में, ऐसा इसमें फूड प्राइसिंग इंडेक्स में बताया गया है। लेटेस्ट इंडेक्स ने ये बताया है कि जो अभी हमारे पास रीडिंग आई है खाद्य पदार्थों की, जो प्राइसिंग आई है जनरल प्राइस लेवल, वो जनवरी के बाद से जो है सबसे कम है। ठीक, अगला टॉपिक है पैसा। पैसा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। आप देखो भारत में शेड्यूल 5 जो है भारतीय संविधान का, ठीक, उसमें आपका शेड्यूल एरियाज होते हैं। ठीक, शेड्यूल एरियाज होते हैं, इसमें शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, ट्राइबल एरिया ऐसे बोल सकते हो। तो वो शेड्यूल एरिया वहीं कहे जाएंगे जो शेड्यूल 5 में होंगे, और उस शेड्यूल 5 में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, तो ये 4 जो है राज्यों में शेड्यूल एरियाज बनाए जाते हैं शेड्यूल 5 के अंतर्गत। वहीं शेड्यूल 6 में भी बनाए जाते हैं, बट वो इन जो है राज्यों के अलावा और कहीं पे है, और बहुत ज़्यादा मतलब सघनता अगर है, डेंसिटी है अगर ट्राइबल एरियाज़ की, तो उसमें बनाते हैं। ठीक है, शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 5 की यहाँ बात करें तो जो ये शेड्यूल एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, तो वहाँ पर भी जो है पंचायत की जो एक सिस्टम है, ठीक है ना, पंचायत का भी एक जो सिस्टम है जिसके अंतर्गत आपको पता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रत्यक्ष रूप से जो लोकतांत्रिक हमारे यहाँ जो एक ही जगह देखने को मिलती है वो ग्राम सभा में है। तो ग्राम सभा वाला जो सिस्टम है वो शेड्यूल एरिया तक भी पहुंचे। जो लोकल एरियाज हैं, लोकल लोग हैं शेड्यूल एरियाज में भी, वो भी आत्मनिर्भर सेल्फ जो है गवर्नमेंट कर सकें, स्वशासन कर सकें। तो उसके लिए पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट बनाया गया 1995 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, 1996 में, सॉरी, देखिए यहाँ पे सामने है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है लेजिस्लेशन है पंचायत को शेड्यूल एरिया ट्राइबल्स के बीच में भी डालने का, कि वो अपने आप को खुद से सेल्फ गवर्न कर सकें। ठीक, अब ये तो बात आपकी हो गई शेड्यूल एरियाज की। अब इसमें देखिए गुजरात में आपको पता है काफ़ी ट्राइबल्स लोग रहते हैं। अभी जो है जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हुए थे गुजरात में, और वहाँ पर छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा है कि भैया ट्राइबल वासियों, आपको 6 पॉइंट की गारंटी देता हूँ मैं, जिसमें से एक गारंटी है कि पैसा, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट भी हम लागू करेंगे शेड्यूल एरियाज में। ठीक, तो एक बात ये बताएगी। बाकी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, हम यहाँ पे पॉलिटिकल चर्चा नहीं करते हैं, आपको मालूम है, एग्जाम क्लियर करना हमारा उद्देश्य है। वी आर नॉट ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 5 है, और हमारा जो आर्टिकल है 244(1), उसमें कहा गया है कि 5th शेड्यूल के अंतर्गत शेड्यूल एरियाज या फिर शेड्यूल ट्राइब जो स्टेट में रहते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, तो वहाँ पे भी पंचायत के प्रोविजंस को पहुँचाया जाए, जिसमें कि ग्राम सभा जो विलेज असेंबलीज होती हैं वो उसके जरिए शेड्यूल एरियाज के जो ट्राइबल लोग हैं वो अपने आप को स्वशासित कर सकें, सेल्फ गवर्न कर सकें, और इस चीज़ की भी एक्नॉलेजमेंट हो सके उनके अपने पारंपरिक अधिकार और नेचुरल रिसोर्सेज पर, ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों पर। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अपने पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 के जरिए हो सकेगा। ठीक, और मार्केटिंग का टाइम आ गया, लेकिन मार्केटिंग का आपको पता है कि मुझे इतनी आती नहीं है, जितना आता है मैंने उसके लिए वीडियो यहाँ पे आई बटन बना रखा है, कैसे हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। बिल्कुल देखिए, हम लोग शिक्षक की तरह से काम करते हैं, व्यापारी नहीं है, इसलिए हमारा काम पूरा पढ़ाने पर रहता है, आपका संरक्षण करने पर रहता है। तो वही चीज़ हमें आती, वो चीज़ हम करेंगे, टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा कि सच क्या होता है और झूठ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक, साथ ही साथ क्या स्ट्रेटजी होगी, जिन लोग नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं वो स्ट्रेटजी देख सकते हैं, उसका वीडियो मैंने यहाँ आई बटन पे दे रखा है, क्लिक करके देख लीजिएगा।
2023 का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। और ये 15 महीने का ग्रुप है, ना कि 15 दिन का, जैसा कि लोग करते हैं सिर्फ मनी कलेक्शन के लिए। वो सारी चीज़ें धांधली वो सब नहीं करते हम लोग, ठीक। तो ये इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स का मेंस पूरा कोर्स है, ठीक। ये 2023 यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों के लिए है। इसके अलावा जो है डेली मेंस आंसर राइटिंग विद डेली मेंस आंसर राइटिंग है, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन है, और सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला ग्रुप भी है, ठीक। और कोई भी जानकारी अगर आप लोग को लेनी है तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और ये रहा पेमेंट डिटेल्स। जो 2023 वाला ग्रुप है उसके लिए आप लोग 5000 रुपीज़ इनिशियल पेमेंट करके भी EMI के तरीके से आप पेमेंट उसका कर सकते हैं, ठीक। आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो है, अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है, अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है, ठीक। तो ये जैसा कि GS पेपर 4 में देखो, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए। GS पेपर 4 में जो नैतिकता वाला है उसमें एम्पैथी नाम से, ठीक, एम्पैथी नाम से एक शब्द होता है। तो उसमें यही होता है कि आप देखो 4 शब्द हैं, चलो थोड़ा यहाँ पे बता ही देता हूँ, ठीक है। 4 शब्द होते हैं। एक होता है अपैथी, ठीक। एक दूसरा होता है आपका सिंपैथी, तीसरा होता है एम्पैथी, और चौथा जो एक लेवल भी समझ सकते हो इस तरीके से, चौथा होता है कंपैशन, ठीक। तो देखिए अपैथी मतलब ये होता है कि सामने से भिखारी आपके गुजर रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको उसके दर्द की कोई मतलब ना आप उसको महसूस कर पा रहे हो ना जानना है आपको, कोई फीलिंग्स नहीं है, अपैथी। सरकारी दफ्तर में चले जाओ, आप भीख मांग रहे हो, आप कह रहे हो भैया हमारा काम सब कुछ होने फाइल होने के बावजूद भी सरकारी बाबू के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही उसके कान पे, तो वो अपैथी है, एपैथेटिकल एटीट्यूड है, ठीक। सिंपैथी क्या है, बहुत पीड़ा आप देख रहे हो, बहुत मुंह बना रहे हो कितना जो है तकलीफ में ये वो है, और आगे बढ़ जा रहे हो, तो सिंपैथी मतलब आप जो है मतलब ऊपरी मन से बस खाली देख के जो है वो करके कि हाँ बहुत तकलीफ, ऐसा करके दर्द को खाली समझा नहीं है आपने, खाली उसको बस ऊपर ही ऊपर देखा और चल दिए, ठीक। तो ये सिंपैथी होती है, जैसा कि दुनिया में ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। तो मतलब वो इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दिखावटी चीज़ करके निकल लेते हैं। सिंपैथी इज़ नथिंग, मैं आपको बता दूं, सिर्फ जो है और ज़्यादा चिढ़ाने वाली एक चीज़ आप कह सकते हो। एम्पैथी क्या होती है कि आप दूसरे के दर्द को समझ पाते हो, आप बिल्कुल फील करते हो दूसरा भूखा है अगर, तो आपको भी भूख लगने लगती है कि हाँ यार, आप भी फील कर पाते हो कि यार भूख लगने पे कैसा दर्द होता होगा, ये एम्पैथी है। लेकिन कंपैशन क्या है, कंपैशन ये है कि आप दूसरे का दर्द तो समझ पा ही रहे हो, साथ ही साथ उस दर्द को खत्म करने के लिए प्रयास भी कर रहे हो, आप कुछ उस प्रॉब्लम के सल्यूशन भी निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कंपैशन है। सामने वाले को आपने भूखा देखा तो आप उसकी भूख को मिटाने के लिए, जैसे आपने अपने लिए किया होगा, मान लो भूख लगने पे आपने दर्द को समझा और फिर आपने उसको मान लीजिए खाना खिलाया, और या फिर उससे भी ज़्यादा जरूरी, आप ऐसे मत खाना खिलाओ कि वो वापस आप ही पास बार, आप उसको खाना खिलाने के बाद उसको आत्मनिर्भर बनाओ, कि उसको बताओ कि भैया खाना कैसे बनाना है, कैसे जो है खाना बनाने के लिए सोर्सेज होने चाहिए, कैसे इनकम होनी चाहिए, तो वो चीज़ बताओ। जैसे कहते हैं ना जापानीज प्रोवर्ब में कि आप किस भूखे को मछली पकड़ के खिला मत दो, भूखे को मछली पकड़ना सिखा दो, ताकि वो अगली बार खुद से अपना पेट भर सके। दैट इज कंपैशन। तो मेरे ख्याल से अब ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ गई होगी। चलिए मिलते हैं इसी तरह के बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में अगले जो है वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।